अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की ये वीडियो ईएसटी के हवाले से है। परकिन का जो एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक इंजन, जितने भी परकिन्स के इलेक्ट्रॉनिक इंजन हैं, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस जो की जाती हैं वो थ्रू ईएसटी की जाती है। अगर हमने उसकी कोई इनपुट या आउटपुट चेंज करनी है, अगर हमने कुछ इंजन्स की कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना है, उसके आरपीएम्स की सेटिंग्स को अगर हमने चेंज करना है, लेट्स सपोज 1500 आरपीएम टू, जो हमने 1800 आरपीएम के ऊपर जाना है, यानी 50 हर्ट्स टू 60 हर्ट्स चेंजेस करनी है, या कुछ डिजिटल या एनालॉग्स इनपुट्स जो है वो कन्फिगर करनी है, गेन की सेटिंग्स करनी है, कुछ हंटिंग के प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं, कुछ फाइल हमने चेंज करनी है ईसीएम की, ईसीएम को हमने फ्लैश करना है या नया ईसीएम हमने लगाना है, या जो जेनसेट का कंट्रोलर है पावर विजर्ड, उसके हवाले से हमने कुछ चेंजेस करनी है, कोई कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, कोई पैरामीटर्स चेंज करने हैं। मतलब जितनी भी अगर हमने कुछ ट्रबल शूटिंग करनी है अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स के हवाले से, तो हमें जो एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि परकिंस से मिलता है, जिसको ईएसटी कहते हैं। ईएसटी जो कि स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टूल कहलाता है। कैटरपिलर के अंदर भी सेम इसी तरह का ही सॉफ्टवेयर होता है, उसको ईटी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक टूल कहते हैं। लेकिन परकिंस में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको ईएसटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टूल। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स हैं जिसके ऊपर ईसीएम लगा होता है, चाहे वो 11,000 सीरीज़ हो, 1100 सीरीज़ हो, 1300 सीरीज़ हो, या वो 2500 सीरीज़ हो, या 2300 सीरीज़ हो, या 2200 सीरीज़ हो, या 1600 सीरीज़ हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन जो हैं परकिंस में, जो कि डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हों, उन तमाम के लिए ये एक ही सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के अंदर ही तमाम जो कंपेटिबिलिटी होती है, ये तमाम सीरीज़ के साथ कंपेटिबल होता है, और किसी भी इंजन के साथ इसको इसको जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जब भी हम कोई नई मशीन की कमीशनिंग करते हैं साइट्स के ऊपर, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका डायरेक्टली जो लिंक है वो इसी के साथ ही जुड़ा होता है, और हम ईसीएम की सेटिंग्स ही कर सकते हैं। समटाइम हमें फ़ाइल चेंज करनी पड़ सकती है, फ्लैश फाइल जो है वो चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि डिफरेंट ईसीएम के साथ डिफरेंट फ्लैश फाइल्स होती हैं। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें समटाइम्स उसके गेन और स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ सकता है। अगर हमें कोई इनपुट कॉन्फ़िगर्ड करनी है, कोई किसी पैरामीटर को डिसेबल्ड या इनेबल्ड करना है, तो हमें इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बगैर हम जो है वो काम नहीं कर सकते। तो ये परचेज सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। इसका एक हार्डवेयर होता है और इसका एक सॉफ्टवेयर होता है। दोनों जो चीज़ें हैं वो परचेज की जाती हैं, और इसकी जो जो सब्सक्रिप्शन होती है वो एनुअल बेसिस के ऊपर होती है। तो ये जो है एक फ्री का सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये इसका हार्डवेयर है। और इसका सॉफ्टवेयर है, ये किसी भी कंप्यूटर में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको एक्टिवेशन की जा सकती है इसको। तो ये सॉफ्टवेयर आपको अगर चाहिए हो तो ये आपको मिल भी सकता है हमारे पास से। आपको कैटरपिलर का या परकिंस का ईएसटी अगर सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो अवेलेबल है। ये किसी को भी प्रोवाइड, जो अगर रिक्वायरमेंट हो सॉफ्टवेयर की, तो वो भी इसको मिल सकता है यहाँ से, क्योंकि ये डेफिनेटली एक परचेज सॉफ्टवेयर है, फ्री का सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर आपको एक वीडियो लाइव सॉफ्टवेयर की भी मिल जाएगी, जिसके ऊपर लाइव जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने करके दिखाई है कि किस तरीके से आप पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कुछ पैरामीटर इनेबल्ड या डिसेबल्ड करने हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इस तरह का मिलेगा आपको, जिसके अंदर आपकी तमाम केबल्स होती हैं, और एक कम्युनिकेशन अडाप्टर किट होती है, जो कि कम्युनिकेशन अडाप्टर होता है, जिसके साथ हम RS-232 की पोर्ट होती है, वो हम इसमें फीमेल कनेक्टर होता है, हम केबल लगाकर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन अडाप्टर किट और तमाम केबल इसके अंदर होती हैं, और ये एक सॉफ्टवेयर मिलता है। सॉफ्टवेयर जो है वो आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, इसका लाइसेंस की होती है इसकी, ठीक है। जो इंस्टॉल करवाने वाला जो होता है, जहाँ से हम परचेज़ करते हैं, वो इसकी तमाम गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करता है, और आपको इस सिस्टम में इंस्टॉल करवा देता है सॉफ्टवेयर को। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब इससे क्या होता है, ईएसटी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस
टूल है बेसिकली, ये कंप्यूटर बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल है, जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन है हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बहुत सारे फंक्शन है इसमें, क्या क्या कर सकते हैं हम, जो है वो इंस्टॉलेशन वर्क ऑफ द फुल डायग्नोस्टिक, वो ऑप्शन है इसके अंदर। रीफ्लैशिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ईसीएम की, इसको रीफ्लैशिंग भी कहते हैं। नई फ्लैश फाइल्स होती हैं वो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। नया ईसीएम जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर हमें उसको फ्लैश करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। फिर डिफरेंट एनालॉग्स इनपुट्स होती हैं वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। अगर हमने सिंक्रोनाइजेशन करनी है, लोड शेयरिंग करनी है, तो जितने भी ये ईसीएम है इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ जो ईसीएम लगे होते हैं, इनके अंदर हमें स्पीड कंट्रोल का जो है उसको अनेबल करना पड़ता है। ठीक है, उसकी उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होती हैं। हम एनालॉग इनपुट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम पीडब्ल्यूएम इनपुट जो है वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम कैन इनपुट के साथ भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस हमें मिलती हैं इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके थ्रू हम उस परकन्स के इंजन को जो हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी की जो फीचर्स हैं वो हम उसके अंदर जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टूल में ये तमाम फीचर आपको मिलते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलती है अगर हम इसको प्रॉपर लेते हैं, तो ये हमें सालाना जो है इसके जो लाइसेंस की हमें लेनी पड़ती है, जो कि हम इस अडाप्टर के साथ इस इंटरफेसिंग करते हैं कंप्यूटर के। इसके एक जो है ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम कंप्यूटर इसका जो डायग्नोस्टिक बॉक्स होता है जहाँ पर ईसीएम की जैसा एक पोर्ट बनी होती है, उस कनेक्टर के साथ हम यहाँ से इसको प्लग करते हैं, और दूसरा सिरा इस तरीके से हम इसको ये यूएसबी केबल के साथ अपने लैपटॉप के साथ अपने कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो ये जो ईएसटी सॉफ्टवेयर है उसके बाद फिर हम इसको ओपन आउट करते हैं, और फिर हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो प्रोसेस है, वो हम कर सकते हैं। तो ईएसटी इंस्टॉल होने के बाद जब हम इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो हमारे पास जो इस तरह का जो पेज है वो ओपन होता है, जिससे ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कम्युनिकेट करता है हमारे सिस्टम को इस कंप्यूटर के साथ। डायग्नोस्टिक जो है वो स्टार्ट हो जाती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उस जब ये कनेक्ट हो जाता है तो हमारे पास कुछ जो है वो मेन फीचर ओपन हो जाते हैं। जो अगर हम फर्स्ट पे जाएं तो हमारे पास ईसीएम की जो समरी आ जाती है, इसके ऊपर हमारे पास उस इंजन की डिटेल आ जाती है, इंजन का सीरियल नंबर आ जाता है हमारे पास, ईसीएम का सीरियल नंबर आ जाता है, और हमारे पास उसकी आईडी आ जाती है, सॉफ्टवेयर पार्ट नंबर आ जाता है कि इसके जो सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर कौन सा, जिससे हम उसके सॉफ्टवेयर को ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीएम सॉफ्टवेयर जो रिलीज डेट आ जाती है वो कौन सी है, फिर ईसीएम सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो ये फर्स्ट पे हमारे साथ जैसे कनेक्ट होता है हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि ये एक कनेक्ट हुआ है सो उसके साथ है, तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आती है, इसमें आपकी इक्विपमेंट आईडी है, परकिन 1106D जेनसेट है, जिसका ये इंजन का सीरियल नंबर भी आप देख रहे हैं, इंजन का सीरियल नंबर आपको दिखा रहा है। फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वो तमाम इन्फॉर्मेशन भी आपको देगा स्पेसिफिकली उस इंजन के हवाले से। तो इसके ऊपर आपको इस तरह के टूल नज़र आएंगे। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आइकॉन है बेसिकली, ये जो ईएसटी जो सॉफ्टवेयर का जो टूल है इसका आइकॉन आपको इस तरह का मिलेगा। ये अभी ओपन हुआ हुआ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जो टूल के नाम से है। आपको ये डिफरेंट मेन्यूज मिलते हैं, इस पर फाइल व्यू है, डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन है, सर्विस है, यूटिलिटीज है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आपका यहाँ से आप कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आप डायग्नोस कर सकते हैं, यहाँ पर तमाम पैरामीटर आपके पास आएंगे, इस बटन से डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव रियल जो आपके पास इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंटेशन आ रही है उसकी वैल्यूज जो आपके पास आती हैं, कैसे आती हैं आगे मैं दिखाता हूँ। जैसे ये आपका हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जिसमें स्टेटस आ रहा होता है, ईसीएम समरी आ रही होगी, आपके पास करंट टूल आ रहे होंगे, डेटा लॉग आ रहा होगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन से। इसके पास हमारे पास सर्विस वाला मेन्यू, इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, फिर कॉपी कॉन्फ़िगरेशन है, फिर मॉनिटरिंग सिस्टम है, और कैलिब्रेशन है, और मेंटेनेंस इंजेक्टर्स हैं। डिफरेंट तरह के हम इसके ऊपर जो टेस्ट है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर डायग्नोस्टिक करनी है तो एक्टिव डायग्नोस्टिक कोड, अगर कोई कोड एक्टिव हुआ हुआ है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा कोड है वो किस मकसद के लिए है, तो वहाँ से हम एक्टिव कोड भी देख सकते हैं। फिर हम लॉग डायग्नोस्टिक कोड भी देख सकते हैं। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो हम कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो टेस्ट कौन से हैं,
जैसे ये इंजेक्टर सोलिनॉइड टेस्ट है, ये हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी जिस पर मैंने ये टेस्ट परफॉर्म करके दिखाए हुए हैं एक रेल इंजन के साथ कनेक्ट करके, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अभी ये लाइव का इंडिकेटर आपको मिलेगी, यहाँ पर आपके पास स्टेटस फ्लैग है, नीचे आपके पास एक्टिव इवेंट 0 है, एक्टिव कोड 1 आपके पास आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप ओवरराइड पैरामीटर का एक टेस्ट है वो कर सकते हैं, तमाम पैरामीटर की जो टेस्टिंग है वो कर सकते हैं। सिलेंडर कट आउट टेस्ट किया जाता है, जिससे आप हम तमाम सिलेंडर को बारी बारी कट आउट करते हैं, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे किस सिलेंडर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसको सिलेंडर कट आउट टेस्ट से उसकी भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर आपके पास वीगल टेस्ट है और फ्यूल रेल पंप सोलिनॉइड टेस्ट है और फ्यूल सिस्टम वेरिफिकेशन टेस्ट है। ये डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे हमें इंजन का जो बेसिकली तमाम हेल्थ है और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बेहतर तरीके से पता चल सकती है। जैसे ये मिसाल के तौर पर एक ये इंजेक्टर सोलिनॉइड टेस्ट है, हम सिलेंडर 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर इंजन है, तो इसको पावर्ड अप करेंगे तो ये तमाम सोलिनॉइड की जो आवाज़ हमें आएगी जो ऑन और ऑफ हो रहा है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे जो इंजेक्टर के सोलिनॉइड्स हैं वो काम करते हैं, वो प्रॉपर हैं। तो ये टेस्ट करने का मकसद भी यही होता है कि हमें जो है वो जो एक्चुअल डायग्नोस्ट कर सके उस मशीन को कि प्रॉब्लम किधर है। अगर हमारे इंजन के इंजेक्टर्स के सोलिनॉइड में प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अब अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास वो तमाम पैरामीटर्स आते हैं जिसकी जो ECM आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर, इसके ऊपर इक्विपमेंट आईडी चल रही है, आपके पास ECM का सीरियल नंबर है, सॉफ्टवेयर की डेट आ रही है आपके पास, फिर आपके पास सिलेक्टेड इंजन की जो रेटिंग है वो आ रही है आपके पास, 50 हर्ट्ज है, 1500 RPM का है, 200 kVA का जेनसेट है, लो एमिशन है और 200 किलोवाट 180 किलोवाट, ठीक है। ये आपकी प्राइम स्टैंड बाई पावर है, 1500 RPM स्टैंड बाई डिसेबल्ड है। एक्सटर्नल स्पीड सिलेक्शन स्विच जो है वो डिसेबल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। इसको हम इनेबल करना चाहें तो हम इनेबल कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके लिए हमें ये सॉफ्टवेयर की जो वो ज़रूरत पड़ती है। बाकी ये कुछ पैरामीटर हैं, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, इनकी सेटिंग जो है वो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे सिलेक्टेड इंजन रेटिंग के पैरामीटर हैं, इस तरीके से आपका ये इंजन के गियर पैरामीटर आ जाते हैं जिसमें हम इंजन की एक्सेलरेशन रेट है जो वो देख रहे हैं आप, फिर इसमें आपको डिसेबल और इनेबल के कुछ फीचर हैं। डिजिटल स्पीड कंट्रोल इंस्टॉल नोट इंस्टॉल, ये हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जो इसमें ड्रूप की सेटिंग है वो हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ड्रूप को जो मोड है उसको इनेबल डिसेबल किया जा सकता है। मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड की लिमिट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंजन स्पीड के आपको ये देखेंगे तो ये इस वाले पोर्शन पे जो आपको स्टेटस मिल रहा है, यहाँ पर आपकी एक्चुअल स्पीड जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1500 RPM की स्पीड चल रही है, मैक्सिमम जा रही है, ये मिनिमम जा रही है, और 1500 RPM की स्पीड के ऊपर ये टेम्परेचर आ रहा है फॉरनाइट में, और आपका फ्यूल रेल प्रेशर आ रहा है PSI के अंदर। तो ये रेल टाइम मॉनिटरिंग आपके पास इस तरीके से आती है। तो इस तरीके से ये स्टेटस स्क्रीन है, जैसे मैंने बताया इस स्क्रीन से हमें स्टेटस मिलता है। जब मैंने पिछली विंडो में आपको स्टेटस दिखाया था, ये उसी की स्टेटस की बात कर रहा हूँ। फिर EST आइडेंटिफाई करेगा, फॉलोइंग कोड आपको करता है, एक्टिव डायग्नोस्टिक कोड आपको करता है, लॉग्ड डायग्नोस्टिक कोड करता है, लॉग्ड इवेंट कोड करता है। ये आपके पास ये हमें प्रॉब्लम का पता नहीं होता तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिससे हम एक्चुअल जो कोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा कोड है। जैसे एक्टिव कोड लॉग फॉल्ट कोड, जिसमें अगर आपके इंजन कूलेंट टेम्परेचर 110 और अगर आपका जो है सिग्नल वोल्टेज जो हाई है, वो एक कोड आ रहा है जो फेलियर मोड आइडेंटिफायर तो सर्किट टेम्परेचर आइडेंटिफायर है, CID ये बनता है। तो ये नंबर बेसिकली इंजन कूलेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका जो सिग्नल वोल्टेज हाई है उस जो सेंसर जो आउटपुट दे रहा है सिग्नल वोल्टेज बेसिकली हाई है। तो दिस नंबर विल हेल्प टू यूज द आइडेंटिफाई द वाई द टेम्परेचर हैज़ आपका फॉल्टेड, उस वजह से आपको ये टेम्परेचर क्यों फॉल्टेड है, क्योंकि आपके वोल्टेज हाई हो रहे हैं। तो दिस ये नंबर आपको करेगा, आपको कंपोनेंट हैज़ लॉग द फॉल्ट, कंपोनेंट आपका कूलेंट टेम्परेचर है। तो इस तरीके से जो हम एक्टिव एंड लॉग्ड फॉल्ट जो कोड है उसको चेकआउट कर सकते हैं। एक्टिव डायग्नोस्टिक कोड यहाँ से भी मिल सकते हैं, यहाँ पर ये स्टेथोस्कोप का जो सिंबॉलिक बना हुआ है इससे भी चेक किया जा सकता है। इस तरह के आपके पास कोड आते हैं और आगे आपके पास ये मेंशन किया होता है कोड के 110 195 162 इस तरह के कोड होते हैं डिफरेंट, जिससे जिससे हम वो एक्टिव पता चल जाता है। ये लॉग डायग्नोस्टिक कोड का पैरामीटर है, ये हमारा लॉग्ड इवेंट कोड का पैरामीटर है। इससे हमारे पास जो है जो इवेंट्स कोड है वो हमारे पास आ रहे होते हैं। तो फॉल्स दैट्स
could cause the इंजन डैमेज। हाई इंजन टेम्परेचर है आपके पास, ये कोड अगर हमारे पास आता है तो हाई इनटेक एयर प्रेशर है, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इनटेक मैनिफोल्ड सेंसर होता है वो, उसके थ्रू ये रीडिंग मिल रही होती है। लो इंजन ऑयल प्रेशर ये भी डैमेज कर सकता है। हाई इंजन इनटेक प्रेशर टेम्परेचर जो है वो भी डैमेज कर सकता है। हाई इनटेक एयर टेम्परेचर का है वो भी डैमेज आपको कर सकता है। कूलेंट टेम्परेचर है, फिर हाई फ्यूल टेम्परेचर है। ठीक है, ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के जो पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से वो हमें राइट वो इंडिकेशन देगा। तो इंजन ओवर स्पीड जो है वो हो सकता है, और हाई टेम्परेचर, ये तमाम इवेंट्स कोड इस तरह के E17 हाई हाई इंजन कूलेंट टेम्परेचर का ये वार्निंग है, ये आपका डी रेट और ये शट डाउन है। तो ये डिफरेंट 3 कोड्स की ये इंडिकेशन आपको इस तरीके का उसका मिलती है। इसके बाद ये ECM कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला जहाँ पैरामीटर है जो आइकॉन बना हुआ यहाँ से, वो मैंने पिछली स्क्रीन में आपको दिखाया है कि वहाँ पर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, डिफरेंट इनपुट आउटपुट को एक्टिवेट करते हैं, डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे होते हैं। उन तमाम पैरामीटर्स को हम इस तरीके से जो है वो सेटिंग करते हैं इस वाले टूल के अंदर आके। उसके बाद रीप्रोग्रामिंग जो हम करते हैं, तो जब हमारा कोई भी ECM, हमें नया ECM चाहिए, या पावर विजर्ड कंट्रोलर होता है जो परकिंस या FG विल्सन के जेनसेट्स के ऊपर लगा होता है मोस्टली, उनकी सेटिंग्स करने के लिए हमें ये डेफिनेटली ये चाहिए ही चाहिए होता है। तो नया ECM लगाएंगे, रीप्रोग्राम करना है जिसको हम रीफ्लैशिंग कहते हैं। तो उसके लिए रीप्रोग्रामिंग द ECM में नीडेड वेयर द ECM हैज़ बीन द रिप्लेस द फ्लैश फाइल नीडेड टू बी द अपडेटेड। फ्लैश फाइल हमें लाजमी चाहिए होती है उस स्पेसिफिक इंजन के ECM से रिलेटेड, हमें वो फाइल चाहिए होगी जिससे हम वो फ्लैश फाइल करेंगे। तो फ्लैश फाइल कैन इंक्लूड, रीप्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक फ्लैश फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। फ्लैश फाइल कंटेन द फ्यूलिंग द टाइमिंग मैप, कोल्ड स्टार्ट गवर्नर स्ट्रेटजीज, सेट स्पीड मॉड्यूल स्विचिंग, तमाम जो एक पैरामीटर्स होते हैं उस स्पेसिफिक इंजन के। अगर वो 1500 सीरीज़ का इंजन है या आपका वो 2800 सीरीज़ का इंजन है, तो उसी की फाइल हम डालेंगे जिसके एक्चुअली वो कंपनी जो कहते हैं कि कंपनी जो जो सेटेड पैरामीटर्स हैं उस स्पेसिफिक इंजन के, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर होते हैं उस फ्लैश फाइल के अंदर। तो रॉन्ग फ्लैश फाइल अगर हम डाल देंगे तो जो है वो हमारे इंजन के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो हो सकता है स्टार्ट ही ना हो। ठीक है, तो जिस इंजन की उसके स्पेसिफिक सीरीज नंबर चाहिए होगा, उस स्पेसिफिक मॉडल का पता होना चाहिए, उसकी फैमिली का पता हो, तो उसकी एक स्पेसिफिक फ्लैश फाइल होगी, वही हमें उसके अंदर डालनी होगी। तो उसको फ्लैश फाइल कहते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट पैरामीटर, आइडल स्पीड, ड्रूप, जो कॉन्फ़िगरेशन इनपुट्स होती हैं वो तमाम पैरामीटर उसके अंदर होते हैं। जबकि फ्लैश फाइल के अंदर जो डेटा होता है वो एक कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो जो पैरामीटर्स होते हैं उस स्पेसिफिक इंजन के रिलेटेड, ठीक है, वो पैरामीटर हमें आइडिया नहीं होता कि हम इसकी सेटिंग क्या करेंगे, इसका की सेटिंग कितनी होनी चाहिए, हमें उसके बारे में राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए वो फ्लैश फाइल के अंदर वो पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं। तो वो फ्लैश फाइल हमें लाजमी चाहिए होती है, वरना वो हम पैरामीटर को सेट नहीं कर सकते। अगर फ्लैश फाइल नहीं है तो हम जो है वो आगे नहीं चल सकते। तो फ्लैश फाइल आर अवेलेबल फ्रॉम PTIM, हमारे पास अगर इसकी एक्सेस होती है परकिंस की तो हमें वहाँ से मिल सकती है फ्लैश फाइल। ये ऑथोराइज जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास मिल जाती है। ये हम अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो हमारे यहाँ से भी आपको फ़ाइल मिल सकती है, ये मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ स्पेसिफिक फ़ाइल, या अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है सेटिंग करने के लिए। डेफिनेटली यू हैव टू नीड द सॉफ्टवेयर टू कॉन्फ़िगर टू स्पेसिफिक ECM। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो ही आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सर्टन जो है आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑथोराइजेशन आपके पास है तो आप इस तरीके से जाकर, आपको ये सिंपल एक मेथड होता है, आप वहाँ पर अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाल के और इस तरह की एक्सेस करके आप फ्लैश फाइल भी आप ले सकते हैं, और आपको मिल भी सकती है। स्पेसिफिक इंजन की होनी चाहिए आपके पास। तो अगर आपके पास कंप्लीट परचेज किया हुआ CD है तो आपके पास तमाम जो है वो फाइल्स भी आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो ये प्रोग्रामिंग जो है वो ECM की जो फ्लैशिंग जिसको कहते हैं वो इस तरीके से की जाती है। ये आपके पास हम यहाँ से इसको करते हैं फ्लैशिंग, ये विन फ्लैश ये वाला जो है यहाँ से हम इसको करते हैं फ्लैश फाइल, और राइट फ्लैश फाइल चूज़ करनी होती है। यहाँ पर आपने जो है फ्लैश फाइल सिलेक्शन करनी होती है। फ्लैश फाइल मस्ट ऑलरेडी बी इन योर PC लैपटॉप। ठीक है, यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे और हमारे सिस्टम में होगी वो फ्लैश फाइल, उठा के यहाँ पर करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से ECM सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ से फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे हार्ड ड्राइव में अवेलेबल होगी।
तो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ECM रिप्लेसमेंट अगर करनी है तो भी हम इस तरीके से करेंगे। ऑप्शन में लोड फ्रॉम द ECM डिस्प्ले द करंट कंटेंट ऑफ द ECM, फिर प्रोग्राम ECM में जाएंगे और री प्रोग्राम द ECM विद द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। द लोड फ्रॉम फाइल, लोड टू द एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सेव टू फाइल, सेव कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद कंपेयर टू द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो उसके बाद हम इसको लोड कर देंगे और सिस्टम के अंदर जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। So you can download the latest ECM configuration file from the PTIM in the same way in the download flash file। ठीक है, अगर आपके पास अथॉरिटी है, अथोराइजेशन है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम पे, परकिन के सिस्टम पे जाके। तो ये फैक्ट्री पासवर्ड्स होते हैं, ये आपके पास जो है वो भी अवेलेबल होते हैं, जो डीलर्स होता है उसके पास मिलते हैं, या ऑथोराइजेशन, जो भी ऑथोराइजेशन पर्सन है उसके पास ये पासवर्ड्स होते हैं। तो जब भी हमें उसको करना होता है तो हमें पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। जो फ्लैश फाइल जो पैरामीटर चेंज करते हैं तो हमें एक कंपनी का पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है इन्फॉर्मेशन आपको जो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी EST के हवाले से। तो बेसिक पर्पस ऑफ दैट वीडियो तो मे बेसिक द कन्वे द मेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द EST इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टूल द परकिन सॉफ्टवेयर that required for the basic configuration and advanced configuration of the engine settings, parameters, and digital analog inputs, etc., etc. So if you need any further information about EST software, if you need the EST, if you require the hardware or software, then definitely you can contact with me, and you may contact directly on my WhatsApp number, and you may also put your comment on the comment section, so I will reply you as soon as possible। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।